बच्चों आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का तीसरा क्लास करेंगे। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो बाबू, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ में है? बंगाल की खाड़ी में है और यह केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह और भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है। यहाँ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 2-3 पॉइंट याद नोट करना है आप लोग को। ये भारत के रिस्पेक्ट बता रहे हैं आपको, विश्व का रिस्पेक्ट में नहीं, भारत के लिए यह जो है सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है, नोट कर लीजिएगा। और क्या है जी, यह जो है केंद्र शासित प्रदेश है। यह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, नोट कर लीजिएगा। और चौथा पॉइंट नोट करिएगा कि यह कहाँ है जी, तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है। देखिए बंगाल की खाड़ी कहाँ है? भारत के पूरब में है, भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा बात कि सबसे ऊंची चोटी क्या होगा। मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कौन है? सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर ए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सैंडल पीक नेशनल पार्क का भी स्थापना किया गया है, जो कि यहाँ बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, वेलकम टू सैंडल पीक नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के यह जो है मेन रास्ता है और ऊपर में जाने के बाद यहाँ पर बहुत तरह तरह की पर्यटक वस्तुओं या व्यवस्था का निर्माण किया गया है। बहुत ही अच्छा जगह है, घूमने का जगह है, मौका मिले तो आप भी जा सकते हैं। तो थोड़ा जाना वहाँ मुश्किल है, काफ़ी खर्चा है, तो बिल्कुल सस्ता उपाय है, आप व्हाट्सअप हो जाइए। व्हाट्सअप हो जाने से कोई खर्च नहीं लगेगी आपको। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, शीशा का और टीन होते हैं? रोज मेटल में। किस में होता है? रोज मेटल में कांसा भी है, शीशा भी है, टीन भी है। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3। शक्ति P, धारा प्रवाह I और R में क्या संबंध होगा? देखिए एनर्जी, अगर हम वर्क की बात करें तो फॉर्मूला होता है I²RT। तो अगर पावर की बात करेंगे तो वर्क बाई टाइम होता है, सब लोग जानते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया I²RT बटे टाइम। टाइम से टाइम क्या कट गया तो क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला ये बन जाएगा I² बन जाएगा। तो अगर I को आप हटाइए, आप I को हटाइएगा तो यही पर तो आंसर मिल ही गया। देखो लिखा आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। P बराबर क्या हो जाएगा? I² हो जाएगा। क्लियर हो गया वो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पाई जाती है? देखिए यह जो है ब्लैक फॉरेस्ट मतलब काला जंगल, काला जंगल जो है जर्मनी में पाया जाता है। काला जंगल उसको नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे भी कारण है। काला जंगल पड़ा इसलिए कि वहाँ केवल शंकुधारी वन पाए जाते हैं। देखिए वन के प्रकार शंकुधारी, शंकुधारी वन का मतलब होता है, देखिए इस प्रकार का वन, देखिए इस प्रकार का वन, ये पेड़ है इस प्रकार का, जैसे अशोक का पेड़ होता है ना, वैसे ही। तो बहुत लंबा लंबा वन होता है, इतना लंबाई इसकी होती है और घना घोर होता है कि सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं प्रवेश कर पाता है, इसलिए इस वन क्षेत्र का नाम पड़ गया ब्लैक फॉरेस्ट। और जानते हैं यह किस जगह पर है? जर्मनी में फेल्डबर्ग जगह पर है, फेल्डबर्ग जगह पर है। और चोटी का भी नाम है फेल्डबर्ग, चोटी का भी क्या नाम है? फेल्डबर्ग नाम है।
जो कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है एक पर्वत पर है और सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, फील्डबर्ग, जो कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट्स जाने। देखिए यह आपका जो कंट्री देखे मैप में, ये आपका जर्मनी हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया, और ये जर्मनी का ये बॉर्डर है, रेड ला जो देख रहे हैं ना, ये जर्मनी का बॉर्डर हो गया इस प्रकार से। देखिए ऐसे ऐसे ये सब जर्मनी का बॉर्डर है। इधर आपका ईस्ट साइड में दक्षिण और पूरब में ऑस्ट्रिया हो गया, दक्षिण पश्चिम में आपका स्विट्जरलैंड हो गया, पश्चिम में आपका फ्रांस हो गया, और देखिए ये आपका जर्मनी हो गया। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है, देखिए इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस प्रकार से घेर रहे हैं, यही आपका ब्लैक फॉरेस्ट है जिसको मैंने घेरा। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है पूरी तरह से, बाबू देखो, चलो इसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं। देखिए ये ब्लैक फॉरेस्ट का क्षेत्र पूरा हम ब्लैक कर दिए। तो देख लो, अब यहाँ से प्रश्न नक्शा से क्या पूछा जाएगा कि जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है वह किसके सीमा से लगा हुआ है। तो ब्लैक फॉरेस्ट लगा हुआ है किसके सीमा से, ब्लैक फॉरेस्ट लगा हुआ है फ्रांस के सीमा से, और इसी सीमा से यहाँ से आपका राइन नदी बहती है। कौन नदी है, राइन नदी। तो बगल में है राइन नदी, राइन घाटी याद रखिएगा। राइन नदी कई देशों से होकर पार करती है। तो ब्लैक के जो फॉरेस्ट है वह राइन नदी से पूरब में हो गया, राइन नदी का पश्चिम में फ्रांस हो गया। समझो राइन नदी ही बॉर्डर का काम कर रही है। तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का दक्षिण पश्चिम भाग पर स्थित है, फ्रांस के बॉर्डर के निकट है। क्लियर हो गया। चलिए अब ब्लैक क्यों दिखता है, देखिए यहाँ पर फोटो नंबर 1 में देखिए सीन कि कैसे ब्लैक दिखता है। सूरज का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, यहाँ पर देखिए सूरज का प्रकाश एकदम नहीं पहुँच रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ थोड़ी मात्रा में प्रकाश पहुँचता है, तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण देखिए किस प्रकार से सुंदरता दिखता है। इस फिगर में देखिए, देख रहे हैं बिल्कुल जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा व्हाइट भी दिख रहा है, श्वेत प्रकाश में भी हल्का रेड भी दिख रहा है। मतलब ये जो है सब बहुत सुंदर दिखता है वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर्यटक स्थल का विकास भी हुआ है। और देखिए इसी ब्लैक फॉरेस्ट के जो बीच में घाटी है, इस घाटी में देखिए गांव शहर ही बसा हुआ है, गांव शहर भी यहाँ पर बसा हुआ है। गांव नहीं कहो, पूर्ण विकसित है, शहर कहिएगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में विलेज जो है बहुत कम मिलते हैं, सर्बन क्षेत्र होते हैं। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टिबिया किसका भाग है। टिबिया जो बाबू देखो, टिबिया जो है ये वाला एक प्रकार का बोन है। अब बोन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड्डी। और ये हड्डी कहाँ होता है, पैर में। कहाँ होता है, पैर में होता है। देखिए यहाँ पर फिगर में ये आपका घुटना हो गया, ये जो देख रहे हो ऊपर ना, ये हो गया आपका घुटना, घुटना हो गया। और नीचे यहाँ पर आपका होता है एड़ी। क्या होता है, नीचे एड़ी होता है। तो घुटना और एड़ी के बीच में जो भाग है, इसी भाग में 2 हड्डियाँ होती है। याद रखिएगा कई हड्डी होता है, 2 हड्डी होती है। ये जो मोटा वाला हड्डी देख रहे हैं ना, यही हो गया टिबिया हड्डी। मोटा वाले को टिबिया हड्डी कहेंगे। मतलब टिबिया जो होता है, जो टिबिया हड्डी है, टिबिया जो हड्डी है बाबू, वह स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मजबूत होता है और मोटा होता है। अगर यही बात करें फिबुला का, फिबुला दूसरा हड्डी, तो यह जो है से वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। मतलब कह सकते हो कि पतला होगा। कैसा होगा, पतला होगा। आप देखिए यहाँ ये आपका मोटा वाला हड्डी देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका टिबिया, और सपोर्ट में जो ये खड़ा है साइड से, ये हो गया आपका कौन, फिबुला। कौन हो गया, फिबुला। फिबुला हड्डी बहुत पतला होता है, टिबिया हड्डी मोटा होता है। मेन हम लोग लोड लेते हैं किस पर, टिबिया पर। फिबुला केवल सपोर्ट करता है। मेन हमारा कौन है, टिबिया। अब फिबुला क्या है, सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया। और इसी जो आप घुटना देख रहे हैं, इसके ऊपर में फीमर हड्डी है। कौन हड्डी है, फीमर हड्डी है,
जो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है, जो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। आपसे कोई पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन है, तो फीमर जवाब दीजिएगा। अब कहाँ होता है जी? जांग में। कहाँ होता है जी? जांग में। और जांग में एक हड्डी होता है, नोट कर लो बाबू सब। हमारे जांग में कौन हड्डी है? फीमर हड्डी है। और शरीर का सबसे बड़ी और सबसे मोटी हड्डी है कौन? फीमर। क्लियर हो गया? अब फीमर के नीचे का जो पार्ट्स है, नीचे हमारा जो पैर का हिस्सा है, इसमें दो हड्डी होता है, टिबिया, फिबुला। टिबिया स्ट्रॉन्ग वाला, मोटा वाला, मजबूत वाला। अब फिबुला हो गया एक सपोर्टर हो गया, सपोर्ट करने वाला हड्डी हो गया। क्लियर हो गया? तो आंसर मारेंगे टिबिया किसका भाग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पैर। ये तो आप फिगर देख ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका फीमर हड्डी है जांघ वाला, और ये आपका रेड वाला जो है मस्कल्स है। मस्कल से ही हमको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। और ये आपका टिबिया हड्डी हो गया। ये दोनों टिबिया और फीमर को यहाँ पर जोड़ने के लिए एक यहाँ पर देखिए मसल्स होता है, और यहाँ पर एक पटेला होता है जिसको चक्री कहते हैं। जब ये पैर पूरा खड़ा होगा तो चक्री यहाँ पर आ चला जाता है, समझ गए? जिसको हम लोग देहाती भाषा में चक्री बोलते हो। आप हिला डुला के देखिए, चक्री है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पटेला। और हिंदी में जानू फलक नाम है। हिंदी में इसका नाम है जानू फलक। हिंदी में क्या नाम है? जानू फलक। और अंग्रेजी में इसका क्या नाम है? पटेला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में कौन सी महाराष्ट्र का नृत्य कला है? महाराष्ट्र का नृत्य कला जो है वो लेजिम है। कौन है? लेजिम है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आवर्त सारणी के छठे आवर्त। देखिए बाबू, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होती है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। पहला आवर्त में केवल 2 ही एलिमेंट है, ये लगभग पूरा खाली मिलता है। यहाँ के बाद पूरा भरा हुआ रहेगा, समझ गया? एक शुरू 1 नंबर में होगा, एक लास्ट 18 नंबर में होता है। क्लियर हो गया? आइए अब देखते हैं कि छठे आवर्त में बात कर रहा है। यहाँ छठे आवर्त की बात कर रहा है। और V4 का एलिमेंट का कुछ समूह नाम बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। V4 का ए देखिए, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। C4 कार्बन, C4 कार्बन, C फॉर सिलिकॉन, मतलब SI4 सिलिकॉन। और G फॉर हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम। एसेंस हो गया टीन, एसेंस क्या हो जाएगा जी? एसेंस हो जाएगा टीन, स्टैनम। अब P से पलम्बम, पलम्बम को हम लोग क्या बोलेंगे? सीसा बोलेंगे। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम है, इसको इंग्लिश में टीन बोलते हैं। ये पलम्बम है जिसको अंग्रेजी में लीड बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? LED, लीड बोलते हैं। लीड मतलब शीशा। शीशा वो नहीं जो बोतल वाला होता है, या जो बोतल जैसा ना शेप होता है शीशा का, या लैंप का शीशा उसा कांच जो बोलते हैं, वो नहीं है। ये शीशा अलग है। ये शीशा रंगा जैसा शेप में होता है। यह शीशा एक प्रकार का मेटल है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। देखिए तो बाबू यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। देखिए कौन, इसमें तो एलिमेंट होगा नहीं ऊपर वाला में, तो कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। ये 2 नंबर गया, 3 नंबर गया, 4 नंबर गया, 5 आवर्त में, छठे आवर्त में गया, 7 में कुछ नहीं है, खाली है। देखिए तो छठ क्या कराई, चौथा की हम ए की बात कर रहे हैं, तो चौथा के ए में छठवें, तो देखिए छठे में कौन? PB यानी पलम्बम, सीसा, लीड, 3 नाम से याद रखिएगा। और ये जो ग्रुप देख रहे हैं, ये टोटल ग्रुप जो है अर्धचालक का है। और सब का वैलेंसी जो है बाबू, इस सब का वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम लोग वैलेंस, तो भी कितना होता है? 4 होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मिश्र धातु में लीड टीन, लीड या टीन होते हैं। लीड और टीन जो अभी जस्ट देखो जिक्र किए हैं, लीड, लीड मतलब शीशा, और टीन क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो क्या मारिएगा, लीड और टीन क्या होगा, तो एक प्रकार का सोल्डर होगा। लीड और टीन का जो मिश्र धातु होता है एसएन और पीबी से जो बनता है, यह क्या होता है, एक प्रकार का सोल्डर होता है। सोल्डर का मतलब वेल्डिंग करने वाला मटेरियल बन का निर्माण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी के हड्डियों को जबड़े से जोड़ती है। ये कनपट्टी का हड्डी जो है ना बाबू, ये वाला पूरा, और जबड़ा की हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा मसल्स होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं मेसेटर। क्या बोलते हैं, मेसेटर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मतलब मेसेटर करने की जो क्रिया है उसी को बोलते हैं मैस्टिकेशन। जबड़े को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो बोलेंगे मैस्टिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैस्टिकेशन, जो कि इसका शुद्ध वर्ड नाम होगा मेसेटर। तो बता दो, ये जबड़ा, थोबड़ा नहीं, जबड़ा और ये कनपट्टी के हड्डी को जोड़ने वाले जो मसल्स है, इसी मसल्स को बोलते हैं मेसेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट। क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको एस्ट्रॉयड। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एस्ट्रॉयड बोलेंगे। क्षुद्र ग्रह कहते किसको है, नाम से ही स्पष्ट है, क्षुद्र मतलब छोटा, ग्रह मतलब ग्रह। वैसा ग्रह जो सूरज की परिक्रमा करे लेकिन ग्रह की परिभाषा से बाहर हो, उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब यह ग्रह जैसा ही होता है, सूरज की परिक्रमा भी करेगी, बट ग्रह की जो और क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं करता है, इसीलिए इसे ग्रह का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये कहाँ पर होता है सौरमंडल में, उसको देखिए। ये देखिए हमारा ये मंगल का कक्षा है, मंगल का कक्षा है, और यह जो है किसका कक्षा है, बृहस्पति का। किसका है, बृहस्पति का कक्षा है। तो ये दोनों कक्षा के बीच इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या, इस प्रकार से पिंड कुछ यहाँ, यही है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच होता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच होती है। आंसर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। एक बात और समझिए, थोड़ा सा इसको विस्तार करते हैं। देखिए ये हो गया आपका पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 ग्रह हो गया, इसमें यम भी शामिल है, प्लूटो इसको हटा दीजिएगा, 8 ग्रह होगा। 4 ग्रह पहले इधर शुरू में देखिए और 4 ग्रह पीछे देखिए, समझ गए। यहाँ बृहस्पति से शुरू है और यहाँ लास्ट में मंगल ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ है पीला कलर के, आप देख रहे हैं। तो देखिए यह बॉर्डर पर क्षुद्र ग्रह बसे हुए हैं, या परिक्रमा करती है। और इस क्षुद्र ग्रह से मतलब मंगल से इधर जो 4 ग्रह देख रहे हैं बाएं साइड में, इस सब को बोलते हैं इनर प्लानेट। क्या बोलते हैं, इनर प्लानेट, भारी ग्रह भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह या भारी ग्रह। और इस बॉर्डर से पीछे जो 4 ग्रह आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आउटर प्लानेट या बाह्य ग्रह या हल्का ग्रह। पीछे वाला 4 ग्रह जो देख रहे हैं दाहिना साइड वाला बाबू, ये हल्का ग्रह होता है और ये क्या होता है, भारी ग्रह होता है। क्लियर हो गया। भारी वाले को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के रूप में विकसित हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए कदम। कन्नड़ और तेलुगु में कौन सा लिपि चलती है, कदम लिपि चलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 एक टेनिस खिलाड़ी का दर्जा बनाए रखा है। तो वह आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। बहुत मतलब प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो कि संबंधित किससे, टेनिस से, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बजट घाटा कब होता है। बजट घाटा कहते किसको है। देखिए घाटा तभी होगा जब इनकम कम होगा, खर्चा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आंसर देखिए पढ़ते हैं, सरकार के उपलब्ध राजस्व से कम खर्च पर नहीं, राजस्व से और खर्च कम है तो फायदा होगा।
आंसर ये नहीं होगा। सरकार के उपलब्ध राजस्व के निर्धारित न्यूनतम के खर्च पर नहीं, ये भी नहीं होगा। सरकार के उपलब्ध राजस्व के बराबर खर्च पर, तो ये तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो गई, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि घाटा की बात कर रहा है। तो सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर, राइट, खर्चा अधिक मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हिसाब, तब ना घाटा होगा जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नट मतलब तनी हुई रस्सी वाला खेल भौतिक का किस नियम पर होता है? देखिए फिगर में एक छोटी सी बच्ची, और इस बच्ची के लिए कमेंट जरूर करना। छोटी सी बच्ची बेचारी देखो अपने पेट के लिए, अपने परिवार के पेट के लिए एक डोरी पर अपना जिंदगी का खेल खेल रही है। गिरने के बाद क्या होगा ये भी आप भी अनुमान लगा सकते हो। तो ये जो खेल है बहुत डेंजरस खेल है। तो भौतिक का कौन सा नियम लागू होता है बाबू, याद रखिएगा। यह खेल आधारित है स्टीफन के नियम पर, नहीं न्यूटन के गति के नियम पर, राइट, न्यूटन के गति के नियम पर बैलेंस कर करके ही खेलती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा तो आपको याद होगा, सचिन तेंदुलकर को तो जानते ही होंगे, मैरी कॉम होगा, मैरी कॉम है ना, बड़का बूंद वाला। तो ये हो जाएगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? शंकराचार्य जो है एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, जो भक्ति भावना के साथ साथ देश को भी जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है। इन्होंने भारत देश में 4 दिशाओं में 4 मठ का निर्माण किया है। तो चलिए इन व्यक्ति का, इनका जो जन्म है किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बाबू केरल राज्य में। कहाँ हुआ था? केरल राज्य में, जो कि लगभग आप देख रहे हैं सबसे साउथ स्टेट हो जाएगा ये वाला, साउथ थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इनके मठों के बारे में समझते हैं। ये हम नक्शा के अनुसार बनाए हुए हैं, इस प्रकार से देखिए ठीक से 4 दिशा बना दिए हैं। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया पश्चिम। शंकराचार्य महोदय ने उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में किसका? ज्योतिर्मठ। कौन मठ? ज्योतिर्मठ का स्थापना किए थे, जहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ अर्थर्ववेद का ज्ञान दिया जाता है। कौन वेद के बारे में? अर्थर्ववेद के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो उत्तर भारत में कौन मठ हो गया? ज्योतिर्मठ हो गया। बात करें दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में चिकमगलूर कहाँ है? कर्नाटक में स्थापित है। और कौन वेद है जी? यजुर्वेद के लिए। कौन वेद के लिए हो गया? यजुर्वेद के लिए हो गया। और दक्षिण के लिए जो मठ है, इस मठ का नाम है वेदांत। क्या नाम है? वेदांत। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेदांत मठ, या एक और नाम इसका है श्रृंगेरी नाम है। तो दक्षिण में हो गया वेदांत या श्रृंगेरी मठ हो गया, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। और यह जो मठ है संबंधित है यजुर्वेद से, जग वगैरह से। चलिए ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में आपका पूरब में हो गया, जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थापित है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। और मठ है गोवर्धन मठ, देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पर, गोवर्धन मठ हो गया, गोवर्धन मठ पूरी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है? ऋग्वेद का। यहाँ का जो छात्र होंगे उन लोग को सीख दिया जाता है ऋग्वेद के बारे में। आइए हम बेस्ट में करते हैं। बेस्ट में द्वारका गुजरात, गुजरात में द्वारका, कौन सा वेद का अध्ययन होगा यहाँ? साम वेद का। कौन सा पीठ वहाँ होगा जी? शारदा पीठ। कौन पीठ? शारदा पीठ, शारदा मठ। तो एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, उत्तर में उत्तर भारत ज्योतिर्मठ, दक्षिण भारत वेदांत, पूर्व भारत में गोवर्धन मठ और पश्चिम भारत में शारदा मठ। क्लियर हो गया? उत्तर में अथर्ववेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पूर्व में ऋग्वेद और पश्चिम में हो जाएगा आपका सामवेद। क्लियर हो गया वो? अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नवलखा पैलेस। नवलखा मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, नवलखा पैलेस की बात कर रहे हैं। भारत के किस राज्य में
एक धरोहर स्थल बना हुआ है, ठीक है। देखो नौलक्खा पैलेस जो है कहाँ है, राजनगर मधुबनी बिहार में है। बिहार राज्य के मधुबनी जिला के राजनगर पैलेस पर है, यहाँ पर दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। राजनगर मधुबनी बिहार में है। विशेषता क्या इसका है कि इसमें चांदी का सिक्का, इसके निर्माण में चांदी का सिक्का का प्रयोग हुआ था। बनाने वाले कौन है, दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह। नौलक्खा पैलेस के संस्थापक थे कौन, महाराजा रामेश्वर सिंह। तो प्रश्न आ रहा है कि कहाँ पर है, तो आंसर मारिएगा बिहार। नौलक्खा पैलेस कहाँ में है, बिहार में। बिहार में किस जिला में, मधुबनी जिला में। निर्माण किसने करवाया, रामेश्वर सिंह। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, पश्चिम बंगाल में गरिया नहीं गिरिया होगा, गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया। पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध जो है से कब लड़ा गया। देखिए अब गिरिया का युद्ध जो है पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था 1740 में। कब लड़ा गया था, 1740 में। लड़ाई हुआ था अली वर्दी खां, देखो यही आपके हैं अली वर्दी खां। अली वर्दी खां का पिक्चरमेंट लगा दिया है, अली वर्दी खां। और ये हो गया आपके बगल में सफराज खां। यही दोनों के बीच युद्ध हुआ था 1740 में सत्ता के लिए। एक्चुअली में देखो अली वर्दी खां और सफराज दोनों के बीच युद्ध हुई, जिसमें सफराज मारा गया। इसको मतलब क्या हो गया, मृत्यु प्राप्त हुआ, समझ गए। अली वर्दी खां मार कर करके जो है ना वहाँ का राजा बना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। मुख्यतः रात के समय भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली हवा क्या कहेंगे। देखो इस प्रकार से मान लो कि भारत का नक्शा है और ये आपका सागर है, तो स्थल से समुद्र की ओर जो हवा चलता है, तो देखो याद रखिएगा, पूरब से हवा चल रहा है तो पूर्वैया, पश्चिम से तो पछया। उसी प्रकार से भूमि से कहाँ चल रहा है, जल की ओर, समुद्र की ओर, तो इसको बोलेंगे हम लोग अस्थलीय समीर। क्या बोलेंगे, अस्थलीय समीर। समीर का मतलब होता है हवा, स्थलीय हवा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन मैच करेगा, बिहार मैच करेगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए भारत में जो दहेज निषेध अधिनियम आया था वो आया था कब, 1961 में। 1961 में लाया गया था नियम। दहेज निषेध अधिनियम का मतलब हुआ दहेज प्रथा को रोकने के लिए यह नियम लाया गया था। बच्चों आज का क्लास समाप्त हुआ, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। और एक बात और आप लोग बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास या टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे कोचिंग का ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च बार में सिनर्जी इंस्टीट्यूट डालिएगा तो सिनर्जी इंस्टीट्यूट का ऐप आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा।